नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। ये हमारा विशेष एपिसोड है भारतीय सेना को लेकर के। और भारतीय सेना के हमने शौर्य गाथा की कहानी तो बहुत बार सुनी है और देखी भी है, लेकिन इसे हाल में प्रमाणित किया है भारतीय चीन सीमा विवाद जो चल रहा है उस पर बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन ने, जो कि चीन सेना से लोहा लेते हुए उनके जो सैन्य अधिकारी थे और जो सेना के जवान थे, उन्हें बदला लेते हुए अपने 20 सिपाहियों के मौत का बदला लेते हुए 43 से उनके जो सेना के लोग थे उन्हें मार गिराया है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं विकास सिंह, हम इनसे बातचीत करेंगे और जो सेना की जो शौर्य गाथा है और जो भारतीय चीन सीमा विवाद चल रही है उन पे हम सारी चीज़ों को इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि भारतीय जो सेना है उसकी शौर्य गाथा बहुत लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद की चली आ रही है। तो अभी जो नया जो चल रहा है भारतीय चीन सीमा विवाद, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? और भारतीय सेना ने अभी जो लोहा लेते हुए 43 उनके जो सैनिक थे उन्हें मार गिराया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत की सेना ने और बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, इसके ऊपर मुझे बिहार रेजिमेंट के हर जवान को, हर अधिकारी को, भारतीय सेना के हर जवान हर अधिकारी को और पूरे देश को बहुत ज़्यादा गर्व है। हमने ये साबित करके दिखाया है कि आप भारतीय सेना एक संयम वाली सेना है। हम किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, हम किसी की सीमा में अतिक्रमण नहीं करते, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। संयम बहुत बड़ी ताकत होती है और संयम भारत की सेना की और भारत की संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है। इसका ताज़ा उदाहरण हमने गलवान घाटी में देखा। हमने पूरे संयम से चाइना के साथ मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल पे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि दोनों देशों की सीमाएं अपने अपने स्थान से थोड़ा पीछे हटेंगी, लेकिन चाइना की जो सेना थी वो पीछे हटने से इनकार कर रही थी। कर्नल संतोष बाबू जो 16 बिहार बटालियन के सीईओ हैं थे और एक बहुत ही बहादुर अफसर थे। उन्होंने जो भारतीय सेना का मूल मंत्र है लीड फ्रॉम फ्रंट, उसका जीवंत उदाहरण देते हुए वो खुद गए, किसी को भेजा नहीं, खुद गए वहाँ पे चीनियों से बात करने के लिए, निहत्थे गए और उनके साथ जो सैनिक थे वो भी निहत्थे गए। हालांकि ट्रीटी भी यही कहती है कि उस LAC के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे पुरानी सरकारों की एक एग्रीमेंट है और हम उसका सम्मान करते हुए आज भी वहाँ पे हथियार कैरी नहीं कर रहे थे। हथियारों का उपयोग करना वहाँ वर्जित है। निहत्थे गए और चाइना की सेना वहाँ पे उन्होंने पहले से योजना बना के रखी थी, जो एक धूर्ततापूर्ण कार्रवाई थी, कायरतापूर्ण कार्रवाई है। जब आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, किसी के साथ कोई सहमति बनाई है, तो आपके अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप अपने शब्दों पे खरे उतरें। लेकिन चाइना की धूर्तता कोई पहले नहीं है। 1962 में हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने कई बार हमारे ऊपर धूर्ततापूर्वक कार्रवाई करने की कोशिश की है। इस बार भी उन्होंने वही करा और धोखे से बातचीत करने गए हमारे प्रतिनिधिमंडल पे उन्होंने हमला कर दिया। कर्नल संतोष बाबू उस हमले में बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, गिरे और बहुत गंभीर से रूप से घायल हुए, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। और बाद में जब इस सीईओ बहुत बड़ी पोजीशन होती है, एक बटालियन का सीईओ बटालियन के लिए बहुत बड़ी हस्ती होती है। जब जवानों ने अपने सीईओ को गिरते हुए देखा तो उनके अंदर का खून जैसे ज्वालामुखी का लावा बन गया। फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि इस गुस्से में भी उन्होंने अपने संयम को नहीं खोया, उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, पर गुस्सा तो था और काउंटर अटैक भी करना था। उन्होंने जो भी लोकल हथियार उनको मिले, पत्थर मिले, लाठी डंडे, इन्हीं से दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई। लेकिन चीन की जो सेना थी वो बिहारियों के हौसले के सामने टिक नहीं पाई। उनके 800 सैनिक थे, हमारे पहले तो 40 सैनिक थे, बाद में 50-60 और सैनिकों ने उनको ज्वाइन किया और हमारे बामुश्किल 100 सैनिकों ने उनके 800 सैनिकों को खदेड़ के मारा।
उनके 43 सैनिक ऑन रिकॉर्ड्स मारे गए हैं, और भी ज़्यादा गिनती है जिसको हालांकि चीन की सरकार तो किसी भी आंकड़े को स्पष्टीकरण से बच रही है, छुप रही है, क्योंकि उसके लिए ये इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट का सब्जेक्ट है, वो इससे बचने की कोशिश कर रही है। पर वहाँ पे उनकी भारी क्षति हुई है, और जो उनकी फ़िज़िकल कैजुअल्टी हुई है वो तो अलग है, उनकी चीन की जो सेना है उसके मोराल के ऊपर बहुत बड़ा आघात पड़ा है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में फिर दोबारा अगर चीन की सेना कभी भी भारतीय सेना के साथ और ख़ासकर बिहार रेजिमेंट के साथ दोबारा अगर कभी भी लोहा लेने का सोचेगी तो इस हादसे को ज़रूर याद रखेगी और इतनी आसानी से उसको भुला नहीं पाएगी। सर, हमने सुना है कि जो कर्नल शहीद हुए हैं, आपसे उनकी बातचीत थी और एक तरह से आप उनको पहले से भी जानते थे, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे सर, किस तरह के वो थे? कर्नल संतोष बाबू ने जो लीडरशिप का, जो ब्रेवरी का एग्जाम्पल गलवान घाटी में दिया है, ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक सैनिक का सबसे बड़ा कैरेक्टर युद्ध के मैदान में नज़र आता है, लड़ाई के मैदान में नज़र आता है, उसके हौसले से नज़र आता है जो सारे देश के सामने है। और उसके सामने उनके बारे में मैं जो भी कुछ कहूँ शायद वो सूरज को दिया दिखाने के जैसा होगा। जो भी मेरा उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, बीइंग अ रेजिमेंटल ऑफिसर, हम लोग एक रेजिमेंट के ऑफिसर थे, हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमारा इंटरेक्शन रहता था। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही जिंदा दिल व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की थी, उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की थी। वो हमेशा जवानों के बारे में सोचते थे, वो हमेशा अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, जवानों की नहीं। और यही वजह था कि इस मामले में भी वो सबसे आगे थे। सबसे पहली कैजुअल्टी उन्हीं की हुई। एक सीओ जो एक इन्फेंट्री बटालियन का सबसे आला अफसर होता है, अगर सबसे पहले उसकी कैजुअल्टी होती है, वो वीरगति को प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई। बिहार रेजिमेंट के हर अफसर इस बात पे गौरव से बात करते हैं कि हमारे रेजिमेंट में हमारे साथ कर्नल संतोष बाबू जैसे एक महान सैनिक थे, जिन्होंने लीड फ्रॉम फ्रंट का जो एग्जाम्पल है इसको एक बार फिर से पूरे देश के सामने इलस्ट्रेट किया है, दुनिया को बताया है कि अगर किसी युद्ध की टुकड़ी का सेनापति, किसी सेना का सेनापति, किसी बटालियन का सीओ ऐसा हौसला रखे तो वो ऐसा ही कारनामा करके दिखाएगी जैसा 16 बिहार ने किया है। मुट्ठी भर सैनिकों ने पूरी चीन की बटालियन को खदेड़ के और उनको भारी कैजुअल्टी पहुंचाई है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि जो लोग इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं या जो लोग अननोन हैं, उन्हें सर आप संक्षिप्त में बताएंगे क्या है वो जो विवाद जो चल रहा है और भारतीय सेना किस तरह से लोहा लेती है और अपने वो शौर्य का परिचय देती है, इनके बारे में जो जनता नहीं जान रही या जो लोग नहीं जान रहे उनको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, गलवान घाटी स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि चाइना शुरू से ही एक अतिक्रमणकारी देश रहा है, एक्सपेंशन उसके इतिहास में रहा है, चाहे वो मंगोलिया का कैप्चर हो। पहले तो एक छोटा सा देश था चीन, आप अगर हिस्ट्री में जाके देखें, उसने मंगोलिया से एक्सपेंशन को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, कैंटोनिया, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, सबको मिला के चाइना आज इतना बड़ा देश बना है। तो उसका जो इतिहास रहा है वो उस इतिहास से बदलने को तैयार नहीं है, वो उस इतिहास को कंटिन्यू करना चाहता है। उसकी इसी अतिक्रमणकारी नीति का है हिस्सा। जब आप देखेंगे, उसने आधा पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिया है। पहले सैनिक तरीके से किया जाता था, आजकल वो धूर्त रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड करके और दुनिया पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। अफ्रीका में उसने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हासिल कर ली है, उसने कई सारे आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया है। चाइना में पोर्ट को, श्रीलंका में उन्होंने अपने श्रीलंका के एक पोर्ट को ख़रीद लिया है। फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा के वो छोटे छोटे कंट्रीज़ को इस तरीके की नीतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को घेरने के लिए पूरा एक सीरीज़ बनाया है, एक नेकलेस की तरह उन्होंने एक पॉल को सजाया है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत को घेरे। अब भारत से उनको क्या प्रॉब्लम? भारत उनके अतिक्रमण की एम्बिशंस में सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान या अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं नेपाल का उदाहरण, ये सब देश जो है वो उनके सामने पहले ही घुटने टेक चुका है। लेकिन भारत हाल के वर्षों में जिस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये चाइना को खटक रहा है। चाइना नहीं चाहता
कि एशियन महाद्वीप में चाइना के अलावा कोई और कॉम्पिटिटर उभरे। जिस तरीके से पूरा विश्व अभी भारत की तरफ देख रहा है, बिकॉज चाइना अनएथिकल तरीके से ग्रो कर रहा है। भारत शुरू से एक एथिकल देश रहा है, वो भारत मूल्यों और सिद्धांतों की इम्पोर्टेंस को मानता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत के साथ हाथ मिला के और अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाए। चाइना को ये खटक रहा है, बिकॉज इससे उसकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है चीन की भारत के साथ, वो ये कि भारत हमेशा चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर का विरोध करता आया है। भारत ने न सिर्फ इस परियोजना का हिस्सा होने से मना कर दिया, बल्कि जो भारत का कश्मीर का जो हिस्सा अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था, भारत उसका भी विरोध कर रहा है कि पीओके हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और चाइना को उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने उसको सहमति दे दी है, पाकिस्तान ने तो उसके सामने घुटने टेके हुए हैं, तो वो जो चाहे वहाँ पे कर सकता है। हाल के वर्षों में जब भारत सरकार ने ये बात की है कि हम अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना पूरा वापस लेने की कोशिश करेंगे और हम उस पर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, तो इससे चाइना थोड़ा घबरा गया है। इसीलिए वो गलवान एक्सिस के थ्रू उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जिससे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत हो सके और भारत की पकड़ कमज़ोर हो सके। तो यहाँ से अगर गलवान घाटी या उस एक्सिस पे चाइना का कब्ज़ा हो जाता है, तो चाइना का दोनों मकसद पूरा होता है। न सिर्फ चाइना वहाँ मजबूत होता है, बल्कि भारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वही रास्ता है जो सियाचिन, जो दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल बैटलफील्ड है, वहाँ भी भारत की पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाएगी। बिकॉज वही रास्ता है जो काराकोरम पास की तरफ जाता है, और अगर वो हिस्सा भारत के अधिकार से, उसके नियंत्रण से निकल गया, तो शायद भारत को सियाचिन को नियंत्रित करने में और उसके आगे के क्षेत्र पे अपनी डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पकड़ को मजबूत रखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चाइना इस क्षेत्र में भारत को उकसाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि भारत को उकसा के भारत को अलग अलग तरीके से, कभी वो नेपाल के साइड से उकसाने की कोशिश करता है, कभी वो पाकिस्तान के साइड से उकसाने की कोशिश करता है, कभी वो डायरेक्ट गलवान घाटी में खुद अपने सैनिकों के माध्यम से उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के संयम का कोई जोड़ नहीं है। भारत की मजबूती है, भारत की ये ताकत है कि वो उसके उकसाने पे भी कोई भी गलती नहीं करता है। भारत की सेना एक बिल्कुल संयमित, नियंत्रित सेना है, जिसको पता है कि हमारे देश के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो कोई गलती नहीं करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों से चाइना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा है, तो उकसाने की कोशिश करता है। बिकॉज वो खुद उकसाने के लिए आता तो है, पर जब भारतीय सेना अपना संयम नहीं खोती तो वो अपना संयम खो देते हैं, और वो अपना संयम खो के कुछ गलत कदम उठाते हैं तो भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इससे वो और ज़्यादा बौखला जाते हैं। अभी यहाँ पे बौखलाए हुए वो वापस गए हैं, फिर देखिए फिर शायद वो अपनी छटपटाहट में कुछ करेंगे। लेकिन ये मैं भारतीय सेना का एक सैनिक होने के नाते, बिहार रेजिमेंट का एक अफसर होने के नाते पूरे देश को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी सेना बहुत मजबूत सेना है। माउंटेन वारफेयर में इट इज़ डॉक्यूमेंटेड कि पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई में भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी सेना भारतीय सेना के मुकाबले टक्कर नहीं ले सकती माउंटेन वारफेयर में। आप कारगिल की लड़ाई को देखिए, वहाँ भी हमारे बिहार रेजिमेंट की 1 बिहार बटालियन, उसने जो वहाँ पे पराक्रम दिखाया था, और शुरुआती चरण में ही उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पोस्ट को कब्ज़ा किया था, जिसकी वजह से कारगिल की लड़ाई हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी, पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय सेना ने जिस तरीके के कारगिल की खड़ी चोटियों पे, जहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे हुए थे, जिस पे चढ़ना खाली हाथ इंसान के लिए इतना मुश्किल था, वहाँ पे उन्होंने न सिर्फ चढ़ाई की, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास उस तरीके के कपड़े नहीं थे उस ठंडे मौसम में लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उन सब मुश्किलात के बावजूद भारतीय सेना न सिर्फ वहाँ चढ़ी बल्कि दुश्मन को मारा, उस पोजीशन को जीत के वहाँ पे आज भी भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। और हर ऐसे मौके पे भारतीय सेना कभी आपको निराश नहीं करेगी। भारतीय सेना ने पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में इस बात को साबित किया है कि जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है, भारतीय सेना ने कभी देश को निराश नहीं किया है और कभी देश को निराश भी नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल होगा, एक संदेश आपसे
कि अगर भारत की तरफ कोई भी बुरी नज़र उठा कर देखता है तो सेना के एक अधिकारी के नाते और एक सिपाही होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर मैसेज बिल्कुल साफ़ है, अगर हमारी तरफ बुरी नज़र उठाओगे तो शायद वो नज़र ही नहीं रहेगी। अगर कोई आँख गलत भावना से हमारे देश की सीमाओं की तरफ उठेगी तो वो आँखें बचेंगी नहीं। हमारी सेना में वो ताकत है और हमारा मनोबल हमेशा इतना ऊंचा है कि हम अपने सीमा की तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को काट के फेंक सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो उसको बाजू से उखाड़ के फेंक सकते हैं। पर ये हमारा संयम है, हम नियंत्रित युद्ध में विश्वास करते हैं और हम उतनी ही ताकत का प्रयोग करते हैं जितने की आवश्यकता है। लेकिन अगर चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो गई तो चाहे वो दुनिया की कोई भी महाशक्ति क्यों न हो, भारत की सेना उस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उसको कुचलने के लिए कैपेबल है और विलिंग भी है। हमारे संयम को पूरी दुनिया में कोई भी सेना, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या और कोई भी, हमारी कमज़ोरी न समझे। जिसने भी ये गलती की है उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, आज भी खानी पड़ी है और भविष्य में भी उनका अंजाम यही होगा, शायद इससे भी बुरा होगा। तो सुना आपने इन्होंने क्या कुछ बताया कि अगर भारतीय सेना की तरफ या भारतीय सीमा की तरफ कोई बुरी नज़र उठा करके देखेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। खैर, ये वीडियो को देखने और इनसे पूरी बातचीत करने का दौरान मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था एक भारतीय होने के नाते। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।